एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। जनाब, आज थे दो मैचेस। पहला मैच जो कि पेशावर वर्सेस यूनाइटेड था, पेशावर ये मैच जीतने में कामयाब हो गए। और दूसरा मैच जो कि लाहौर वर्सेस कराची था, everybody is calling it a rubber match, so not really giving it any importance anyways। तो जनाब, आज के दोनों मैचेस पर भी बात होगी और पूरी लीग पर अब तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पर भी बात करेंगे। एंड देन टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारी नज़रें इस वक्त लगी हुई हैं कि अब अफगानिस्तान के लिए जो टीम आ रही है वो क्या अनाउंसमेंट होने जा रही है, उसके ऊपर थोड़े गर्मा गर्म कमेंट्स भी आए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स भी आए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आज के शो में एनालिसिस हासिल करेंगे। स्टूडियो से मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब, जिनसे तमाम के तमाम मामलात पर बात होगी। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आपको आज के पहले मैच की रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मज़ीद बात होगी। सो इम्पॉर्टेंट मैच, रिजल्ट्स। देखिए, बाज़ वक़ात एक छोटी सी गलती आपको पीएसएल से बाहर कर देती है। आज जो इस्लामाबाद ने किया है, मैच को थोड़ा सा आसान लिया और अब वो एलिमिनेटर खेलने जा रहे हैं। अगर वो वहाँ पर ज़ल्मी से हार गए तो उन्हें बहुत अफसोस रहेगा, क्योंकि वो क्वालिफायर खेल सकते थे। तो ये गलती तो उनसे हो गई है। मैच अच्छा हुआ आखिर तक, बड़ा ज़बरदस्त। फ़हीम ने कोशिश की कि मैच जीत जाए, लेकिन खुर्रम शहजाद ने बहुत अच्छा आखिरी ओवर कराया और पेशावर ज़ल्मी को ये मैच जितवा दिया। तो इसके साथ ही आज पिंडी में तो सारा सफ़र ख़त्म हो गया। टीमों का भी अब 4 टीमें रह गई हैं। अब आने वाले दिनों में एक एक करके टीम वापस घर को जाती रहेगी। तो अब वो इख्तिताम का सफ़र शुरू हो गया है। जो महफिल सजी थी अब तकरीबन एंड पे जा रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त एक पीएसएल अभी तक का हुआ है, लेकिन अब पिंडी से लाहौर जा रहा है और ये जो 250 रन थे अब मुझे नहीं लगता देखने को आएंगे। ऑब्वियसली दे वॉन्ट बी, एंड ऑब्वियसली मेरे ख्याल में जो बॉलर्स हैं वो भी थोड़ा सुख का सांस लेंगे, बिकॉज वहाँ पर खासी मुश्किल भी हो रही थी। रिगार्डलेस इवन अगर लाहौर की टीम को हमने देखा था तो जो अपना बेस्ट भी कर रहा था उसको वो रिजल्ट्स वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे थे। तो दैट वाज देयर। बट हैविंग सेड दैट, आई हैव अ फीलिंग कि पिछले 3-4 मैच से पेशावर हैज़ बीन एबल टू मेक अ कमबैक। जो 2 मैचेस थे उसमें बॉलिंग अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं थी। दूसरी जानिब से मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी गेंदों पर भी जितने बॉलर्स पिट रहे थे उसकी वजह से 2 मैचेस जो 240 से ऊपर जाकर भी वो हार गए। सो इन कंपैरिजन जो 2 चीज़ें मैंने देखी हैं अभी आखिरी के मैचेस में, वो ये कि इस्लामाबाद नीचे आई है अपनी परफॉर्मेंस में और पेशावर ऊपर गई है। एंड आई थिंक इसका फ़ायदा पेशावर को होगा प्लेऑफ से पहले बहुत बिल्कुल ज़्यादा। बिल्कुल। आप एक अच्छा मैच जीत के जा रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। इस्लामाबाद में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। एलेक्स सेल्स ऊपर से परफॉर्म नहीं कर रहे, गुरबाज उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, मनरो भी ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं। आज़म नहीं खेले थे, आज़म का खेलना बहुत ज़रूरी होगा आगे चल के। तो इस्लामाबाद को ठीक ठाक अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि रोमान को जो रेस्ट कराया उन्हें लेके आएंगे नहीं लेके आएंगे। लेकिन इस्लामाबाद ने अगर एलिमिनेटर जीतना है तो उन्हें बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आज के मैच के बाद मुझसे अगर पूछे तो मुझे थोड़ा सा फेवरेट ज़्यादा लग रहा है पेशावर ज़ल्मी। राइट। अच्छा, ऑब्वियसली ड्यूसन नहीं थे, आज़म अवेलेबल थे लेकिन उन्हें नहीं खिलाया। प्रॉबेबली दे वर थिंकिंग, जो फिंग मेरे ख्याल से वो चोट लगी हुई थी, हो सकता है वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे। मेरे ख्याल में लास्ट टाइम तक तो ये खबरें आ रही थी कि ही इज एबल टू प्ले, द टीम विल डिसाइड इफ दे वांट टू प्ले हिम और नॉट। बट क्वेश्चन इज, डिड दे टेक टुडेज मैच अ लिटिल इजी? उन्हें लगा कि ठीक है, अगर हम नहीं भी आगे जाते तो हम प्लेऑफ्स में तो हैं। सो बिकॉज आज का मैच ज़रूरी था। एवरीबडी वांट्स टू रियली क्वालिफाई फॉर द क्वालिफायर। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई कर जाएं, उसमें आपको गलती की गुंजाइश होती है। यहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं है, हारे बाहर। तो इसलिए बेहतर होता कि आप क्वालिफायर खेलते। तो अब हो गया है, अब तो खैर आगे बढ़े। अब जो भी है अब अगले मैच में देखेंगे क्या होता है। रोमान का भी मुझे नहीं समझ में आया, व्हाई डिड दे रेस्ट हिम टुडे? मुझे आई डोंट नो कि उनकी क्या फिटनेस है, किस तरह से उन्हें लेके चल रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कपल ऑफ मैचेस बिफोर, पहले भी उन्हें एक दो गेम्स में उन्हें रेस्ट दिया है। सो आर दे सेविंग हिम फॉर द फाइनल डेज? देखिए, रोमान जो भी खेल रहे हैं बेसिकली वो इंजरी से वापस आए हैं, तो उनको आप देखते होंगे कि कहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ खिलाएं। तो यही देखते हुए डिसीजन। ओवरऑल तो 180 का टारगेट को इतना बड़ा नहीं था। अगर बॉलिंग भी देखें तो आज तो जहाँ 250 हो रहे थे, तो अब विकेट भी आज पिंडी का जो बाकी मैचेस थे उनके मुकाबले में थोड़ा सा बॉलर्स के लिए मदद थी। बैटर्स को प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से रन्स भी थोड़े कम बने एज़ कम्पेयर टू जो 250 और 260 और 240 हो रहे थे। तो वो एक थोड़ा सा एडवांटेज भी आज बॉलर्स को मिला। लेकिन ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी बहुत अच्छा खेला। बाबर भी नहीं थे, कप्तान भी नए थे, उसके बावजूद जिस तरह से जीत के
आगे बढ़े हैं तो उससे ज़रूर उनको एक कॉन्फिडेंस उनका थोड़ा जब वो प्ले ऑफ में जाएंगे ज़्यादा होगा। राइट, बट डोंट यू फील कि हम जब से शुरू हुआ था PSL 8 तो हम सब टीमों को जब एनालाइज कर रहे थे कि कौन सी टीम स्ट्रांग है और कौन सी टीम का कौन सा स्ट्रॉन्गर एरिया है। वी हैव बिन सेइंग इट फॉर मुल्तान, वी हैव बिन सेइंग इट फॉर इस्लामाबाद कि इस्लामाबाद का बैटिंग ऑर्डर बहुत लंबा है और शानदार है और बहुत बड़े नाम हैं एंड सो हैं। बट व्हाट आई फेल्ट इज कि इवन एलेक्स हेल्स वापस आए, उसके बावजूद आज़म की एब्सेंस में दे आर मिसिंग अ लॉट। एंड कोई भी टीम चौथे तीसरे नंबर के बैटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। आप शुरू से डिपेंड करना शुरू करते हैं, बट इट्स नॉट वर्किंग फॉर देम। सो क्या फ़ायदा है आपको इतना लंबा आपका बैटिंग ऑर्डर? अच्छा, हमने बीच में देखा था जेसन रॉय भी नहीं चल रहे थे, एक मैच में चले और सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो एलेक्स हेल्स हो सकता है जिस प्ले ऑफ में जा रहे हैं उसी के लिए जो उन्होंने वो इनिंग्स बचा के रखी हुई है और एक ऐसी इनिंग्स खेल दें कि सब कुछ बराबर कर दें। कितनी प्रैक्टिकल है ये बात कि उन्होंने इनिंग्स बचा के रखी है? बचा के, इससे मुराद मेरी ये कि उनसे नहीं हो रहे रन्स। राइट, हो सकता है बहुत बड़े मैच में रन्स हो जाएं। देखिए पोटेंशियल तो मौजूद है ना, जेसन रॉय में पोटेंशियल तो थी ना, तो पोटेंशियल है और ये प्लेयर एक दो मैचेस में ही चलते हैं, ज़्यादातर हर मैच में तो रन नहीं कर रहे होते। स्ट्रगल ज़रूर वो कर रहे हैं लेकिन ऊपर से रन ज़रूर करते हैं। अगर आप मुझसे अभी भी गुरबाज और एलेक्स हेल्स का मुकाबला करेंगी तो मैं एलेक्स हेल्स मेरी पहली प्रायोरिटी होंगी। तो एलेक्स हेल्स से मुझे ये ज़रूर पता है कि एलेक्स हेल्स रन कर सकता है। सही है, तो मोस्ट प्रोबेबली एलेक्स हेल्स कर जाएगा बड़े मैच में। राइट, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर द टीम। मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इस्लामाबाद स्पेसिफिकली। शादाब कंसिस्टेंटली हैज़ नॉट बीन एबल टू डू द एक्स्ट्रा थिंग दैट ही हैज़ टू डू विद द बॉल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका बैटिंग भी उस तरह से नहीं कर रहा है और फिर बॉलिंग को थोड़ा बहुत तो एडवांस स्पिन में बीइंग अ स्पिनर यू फील कि उसको लाहौर में आगे थोड़ा सा होगा, एज होगा। मेरे ख्याल से उन्हें थोड़ा सा वहाँ से एडवांटेज होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे की तरफ है शादाब का क्योंकि जब आपको मार पड़ती है तो आपको कॉन्फिडेंस आपका ख़राब हो जाता है और आप एक नॉकआउट स्टेज पे जा रहे हैं जहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर शुरू के ओवर में मार पड़ गई तो फिर आपका बचना आसान नहीं होगा। शादाब फॉर्म में नहीं है, ये पूरे इस PSL 8 में एक परेशानी की बात रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। I still think that it is okay for a person to be like this. मेरे ख्याल में उसको इतना ज़्यादा बिकॉज पिछले 2 से 3 मैचेस से आई एम फीलिंग कि वो प्रेशर ले रहा है इस बात का। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है उसे, क्योंकि जब आप नहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं और आप किसी भी टीम के एक स्टार परफॉर्मर होते हैं, हमें पता है कि हर दफ़ा के PSL में ही इज़ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट्स में से उनकी नॉमिनीज़ में होते हैं। वो ज़बरदस्त उनकी विकेटें होती हैं जिस तरह से वो विकेट्स ले रहे होते हैं एंड ही इज़ द की प्लेयर ऑफ एज अ बॉलर फॉर इस्लामाबाद। बट अब उसको वो नहीं मिल रहा है। सो आई हैव अ फीलिंग बीइंग अ कैप्टन शायद वो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहा है इस बात का, तभी आई थिंक उसकी फॉर्म और भी ज़्यादा उसको अफेक्ट कर रही है। देखिए प्रेशर तो वो जब से कप्तान बन रहे होंगे ले रहे होंगे ना। देखिए मसला सारा ये है कि जब आप जिस लेवल पे शादाब हैं या हसन अली हैं या बाबर आजम हैं, ये वो टॉप के प्लेयर्स हैं अपनी अपनी टीमों के। अच्छा, जितना आप टॉप पे जाते हैं ना आपको उतनी ज़्यादा मेहनत बढ़ानी होती है। अगर आप में थोड़ी सी भी कमी आती है ना तो आप पीछे चले जाते हैं और आपको अपनी जगह पे बरकरार रखने के लिए और ज़्यादा एफर्ट करनी होती है। तो कहीं ना कहीं वो जो टूर्नामेंट से पहले या तो आपकी थकन, क्योंकि आप बड़ी रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं, उसकी भी एक थकन होती है जो आपकी बॉडी पे आ रही होती है, जो आपसे प्रॉपर तरीके से ना बॉलिंग हो रही होती है ना बैटिंग हो रही होती है, क्योंकि ये सारे लड़के रेगुलर क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, हर जगह लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर 2-3 पाकिस्तान के इवेंट्स हुए, वर्ल्ड कप खेला, एशिया कप खेला, गैप ही नहीं मिला उसके बाद। तो यस यू आर राइट, उन पे थकावट है, वो भी एक वजह है। तो वो भी एक वजह है जो इनकी परफॉर्मेंस कुछ लोगों की उस लेवल की नहीं हो रही। आपको थोड़ा सुकून चाहिए ना। आप खुद सोचेंगे आप लगातार 6 महीने से मैदान मैदान मैदान, फिर ये आप एक इवेंट आ गया, फिर उसमें लिए भी आप तैयार हैं, वो भी प्रेशर, तो बॉडी पे। और आई हैव अ फीलिंग कि आपका जो वर्क रिलेशनशिप होता है आपकी पर्सनल लाइफ के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। एंड ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल, एंड इफ़ यू नॉट हैविंग अ ब्रेक फ्रॉम योर वर्क लाइफ, तो वो कहीं ना कहीं दोनों पर उसका इम्पैक्ट नज़र आना होता है। चूँकि जितने भी स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं और जितने भी स्पोर्ट्स पीपल होते हैं,
वो स्पॉटलाइट में होते हैं तो वो वाज़े ज़्यादा हो रहा होता है। वो यहाँ पे मुझे लेना है एक ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी अगले मैच के हवाले से। एंड अगेन नॉट टू फॉरगेट पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान टीम। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। तो जनाब बात करते हैं ज़रा दूसरे मैच की, जिसमें आज कराची गालिबन 86 ऑलमोस्ट रन से हराने में कामयाब हो गया लाहौर को। और हालांकि आज अगर बैटर्स में देखें तो सिर्फ सिकंदर को ही रेस्ट कराया था। बात शाहीन वाज इन देयर बट द होल टीम रियली गॉट आउट एट 110। क्या हुआ ज़रा इस पर बात कर लेते हैं कि क्या स्टांस आज लाहौर का, वर दे नॉट इवन सीरियस अबाउट टुडेज मैच? ड्रेस रिहर्सल टाइप लग रहा था आज। होंगे वो, ऐसी बात नहीं है, जीतना चाह रहे होंगे। कराची लाहौर को 2 बार इस PSL में उन्होंने हरा दिया। ये उनके लिए कम से कम कुछ तो पॉजिटिव वो लेके जा सकते हैं कि जी लाहौर को हमने 2 मैचेस हराए। मुझे लगता है कि एक तो कराची रन ज़्यादा कर गया, शाहीन ऊपर से नहीं थे। फिर जब ये हुआ और शुरू में उनके आउट होने लग गए तो वो उन्होंने राशिद का रिप्लेसमेंट भी नहीं लिया। फिर मेरे ख्याल से उन्होंने इस मैच को मुझे लगता है कि ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। जीतना ज़रूर चाह रहे होंगे लेकिन एक स्टेज पे जब आउट होना शुरू हो गए तो फिर उसके बाद वो रुक नहीं सके। हर बंदा ही नीचे से आके रन्स तेज करने की कोशिश में माइंडसेट, आप हारना नहीं चाह रहे होते कोई भी मैच, लेकिन एक माइंडसेट होता है। आपको पता होता है कि आप ऑलरेडी क्वालिफाई में हैं, इट्स दिस मैच इज़ नॉट रियली इंपॉर्टेंट। इसकी पॉइंट्स टेबल पर भी एज सच कोई इतनी खास वर्थ नहीं है। जिस टीम से आप खेल रहे हैं उसने भी आगे कहीं जाना नहीं है, तो फिर आप काइंड ऑफ इजी हो जाते हैं, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है आपकी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं। मुझे इसी किस्म का लगा। लेकिन और वही अगर हम क्वालिफायर जब ये मुल्तान से के अगेंस्ट खेल रहे होंगे, ऑल्दो ये कराची से हार के आ रहे हैं, लेकिन आप मेरी नज़र में फिर भी लाहौर ही फेवरेट होगा। एक चीज़ ज़रूर सादिया नोट करने वाली है, वो ये है कि चेज़ लाहौर ने नहीं किया। ठीक है, हम लाहौर का देख रहे हैं, लाहौर टॉस जीतता है और उनकी बॉलिंग उन्हें जितवा देती है, जो भी वो टोटल करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जब उन्हें चेस करना होता है तो उनके साथ मसाइल रहे हैं इस PSL में, और ये इस मैच में भी हुआ। तो सामने वाली टीम के जहन में ज़रूर ये होगा कि अगर हम लाहौर को चेस करवाएंगे तो लाहौर को परेशानी होगी। चलें, ये तो बात हुई लाहौर की। ऑब्वियसली कोई भी मेरे ख्याल में इतना सीरियस ले नहीं रहा था। जो कराची और लाहौर के फैंस होंगे वो थोड़ा सा सीरियसली इस मैच को प्रॉब्ली ले रहे होंगे। मेरा नहीं ख्याल लाहौर के फैंस भी इतना ज़्यादा सीरियस ले रहे होंगे। कराची वाले फैंस फिर भी अपना थोड़े से अपने आप को काम करने के लिए शायद उन्होंने मैच को थोड़ा फॉलो कर लिया हो। हैविंग सेड दैट, कल का चूँकि अब गैप डे है, और गैप डे में जैसे आप और मैं बैठ कर ये प्लान कर रहे होते हैं कि हमें बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत पे बात करनी है जिस पर अदरवाइज़ बात रह जाती है, और बहुत सारे व्यूअर्स रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ें व्हेन वी आर गोना टॉक अबाउट इट। हैविंग सेड दैट, जिस तरह से हम कल भी बात करना चाह रहे थे कि कंसिस्टेंसी हमें नहीं नज़र आ रही क्वेटा में, और क्वेटा माइट हैव टू रियली थिंक कि नेक्स्ट टाइम वो क्या क्या चेंजेस करेंगे, और चेंजेस लेकर आने के लिए वो क्या करेंगे। मतलब क्या लाहौर वाला सेटअप वो भी क्रिएट करने जा रहे हैं, किन नए लोगों को चांस दिया जाएगा, कैसे होगा, इन सारी बातों पर मेरे ख्याल में अब उनको सीरियसली सोचना होगा, वरना चलेगा नहीं उनका आगे चलकर। एंड आई हैव अ फीलिंग दैट दे माइट बी थिंकिंग अबाउट बिग चेंजेस इन द टीम। देखिए, 4 बारी से वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो ये बड़ी परेशानी की बात है। और वो प्लेयर्स जो उनके साथ आए थे, आज वो मुख्तलिफ टीमों को मैच जितवा के दे रहे हैं। आप उस्मान खान का नाम ले लें, आप आज़म खान का नाम ले लें, आप साइम अयूब की बात कर लें, ये वो सारे प्लेयर हैं, अनवर अली मुल्तान से खेलें, कि जो कोयटा की शुरुआत से जो टीम है उसका हिस्सा रहे हैं। आज़म ने शुरुआत वहाँ की, साइम ने शुरुआत वहाँ की, अनवर अली कोयटा से खेलते रहे, उसके बाद फिर उस्मान खान वहाँ से शुरू करके गए। तो एक तो देखने की चीज़ ये होगी कि जो प्लेयर जिनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया था कि उनमें टैलेंट है, वो क्यों नहीं आपके पास रुके। राइली रूसो आपके पास से गए, तो ये गलतियाँ, पहले तो ये गलतियाँ हुई। उसके साथ साथ ये देखना है कि जो UAE से आप पाकिस्तान आए, तो क्या ऐसा वहाँ से मुख्तलिफ यहाँ पर हुआ कि आपकी टीम जो वहाँ पर बेहतरीन क्रिकेट खेल रही थी, यहाँ आके टॉप 4 में जगह नहीं बना पा रही। तो अब टाइम वो आ गया है कि जब मुझे लगता है कि कोयटा मुश्किल फ़ैसले भी करेगा। और मेरे ख़्याल से
इसी महीने या अगले महीने बैठ के उनकी जो भी टीम मैनेजमेंट है वो अगले साल की प्लानिंग स्टार्ट कर देगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। राइट और मेरे ख्याल में उनको बहुत ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। वेल हमारी इसी बात से मोइन खान ने कुछ बातें की हैं, प्रॉबेबली उससे आपको भी आइडिया होगा एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट कि क्या एक्चुअली दिमाग में चल रहा है टीम मैनेजमेंट के। सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट मोइन हैड टू से अबाउट इट। सरफराज बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि पिछले 2 साल से अगर देखा जाए ऑनेस्टली तो सरफराज स्ट्रगल तो कर रहे हैं T20 क्रिकेट में। उन्होंने आउटस्टैंडिंग कमबैक किया था, हम बहुत खुश थे कि उनको यकीनन हमें नज़र आएगा वो जो उन्होंने कॉन्फिडेंस गेन किया है, जिस तरह उन्होंने कमबैक किया पाकिस्तान टीम से। बट वो टेस्ट क्रिकेट थी, नेचुरली compete करने के लिए सबसे पहले तो इंसान को खुद ये देखना चाहिए कि मैं compete अगर कर रहा हूँ पाकिस्तान टीम के अंदर जगह बनाने के लिए दोबारा, तो मेरा कॉम्पिटिटर कौन है। अगर कॉम्पिटिटर आपका जिस नंबर पे भी खेल रहा है और या वो तगड़ी परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आपको नेचुरली उससे बेहतर परफॉर्मेंस करनी चाहिए। और T20 में जो अपॉर्चुनिटी होती है वो ओपन नंबर पे ही होती है आपके पास ज़्यादा रन्स करने की। और रिजवान ने फर्स्ट 5 ईयर्स के अंदर या 4 ईयर्स के अंदर उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, बहुत दफ़ा ड्रॉप भी हुआ है बट उसने मेहनत की, उसका रिवॉर्ड्स उसको मिल रहे हैं। ही इज़ अ सेंसिबल हार्ड वर्किंग गाय और पाकिस्तान की फतुहात में उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो आपका कॉम्पिटिटर ऐसा हो तो आपको अपनी मेहनत नेचुरली डबल कर देनी चाहिए, या फिर यंगस्टर्स के लिए रास्ता देना चाहिए ताकि आप नए यंगस्टर किसी के ऊपर खुद डेवलप करें आप। मुझे याद है कि जब मैं जा रहा था तो मैं सरफराज को हमेशा बहुत लाइक किया है और इसी वजह से मैं उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा उसको प्रेज़ करता हूँ हमेशा से। इज़ अ फाइटिंग क्रिकेटर एंड ही कैन कम बैक एनी टाइम, और उसने ये प्रूव किया टेस्ट क्रिकेट में। मेरे ख्याल में कराची के जो फैंस हैं सरफराज के स्पेशली, उनके लिए तो एक आग की सी बातें कर दी है आज मोइन ने। बट हैविंग सेड दैट, रियलिटी आपको फेस करनी होती है। वी ऑल नो दैट सरफराज हैव नॉट बीन एबल टू मेक अ कमबैक व्हेन ही वाज नीडेड टू। बट जो बातें हैं रिजवान के साथ उनके कंपैरिजन की एंड ऑल दैट, ये कितनी वैलिड है? देखिए, उन्होंने जो बात की है मुझे उससे यही लगता है कि बेसिकली एक इनडायरेक्ट मैसेज चला गया है, दिया गया है कि आप जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, जो इतने अरसे आप कप्तान रहे हैं, टीम को चलाते रहे हैं, शायद आगे चल के आप और क्वेटा ग्लैडिएटर साथ ना चल सकें। क्योंकि उन्होंने बता दिया, बड़ा तफसील से बताया। एक तो ये कि जी टेस्ट क्रिकेट में ही आपने परफॉर्म किया था, उसमें आपने कमबैक भी वहीं किया, उसके बेसिस पे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी आप T20 या PSL में भी करेंगे। और साथ साथ नाम लेके कि जी रिजवान जिस तरह से कर रहे हैं, उन्होंने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हारिस का नाम भी लिया था, आज़म का नाम भी लिया था। तो वाज़े हो गया कि जो आपके साथ के यंग लड़के आ रहे हैं, उनके साथ जो उनका बैटिंग में या रिजवान आपके साथ के जो स्ट्राइक रेट, जो खेलने का तरीक़ा है, वो काफ़ी बेहतर है। और हमें भी अब इसी किस्म के एक खिलाड़ी की ज़रूरत है या नए कप्तान की ज़रूरत है। अभी तक कोई जवाब नहीं आया कहीं से इस बारे में, लेकिन ये टीम का मैनेजर ये बात कर रहा है। अगर ये इतनी बड़ी बात की होगी तो ये अचानक नहीं कर दी होगी, ज़रूर इस पे लोग बैठे होंगे या जो भी मैनेजमेंट है कि मैं ये बात करने जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि बाज़ वक़्त ये मैसेज दिया जाता है अगले प्लेयर को कि अब शायद आगे चल के उस तरह से हमारे आपके रास्ते ना रह पाएँ, क्योंकि प्रेशर देखिए फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप पे बहुत होता है। आप पे स्पॉन्सर्स का प्रेशर होता है, आप चौथे नंबर पे आए जा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हो सकता है स्पॉन्सर्स आपके उस तरह से आपके साथ ना चलें, पैसा इन्वॉल्व है ना, आपकी टीम रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्पॉन्सर्स उसके साथ जाना पसंद करते हैं जो टॉप की टीम होती है। तो वहाँ आपको एक रिलेशन को आप उस वक्त उस तरह नहीं चला सकते, क्योंकि आपका बिजनेस हर्ट करता है। तो वही मुझे लग रहा है कि आगे चल के शायद इनके यहाँ कप्तान और विकेट कीपर बेटर अगले साल हो सकता है चेंज हो। राइट, बट क्या सारा मलबा आप डाल सकते हैं सरफराज पर? मुझे ऐसा लगता है यस, एज अ कैप्टन एंड एज एन इंडिविजुअल प्लेयर, लेट्स टॉक अबाउट इट, हमें सरफराज वहाँ नज़र नहीं आ रहा। जिस नंबर पर वो आता है, तीसरे चौथे नंबर पर, आपने जिस स्ट्राइक रेट से खेलना होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओपनर आता है, सेटल होने में टाइम लेता है, बट जैसे जैसे नीचे आते रहते हैं, यू नीड अ बेटर स्ट्राइक रेट देन द अपर वंस हु जस्ट केम बिफोर यू। वो बिल्कुल वैलिड है कि सरफराज अपनी जगह पर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाए। एक दो जगहों पे जो कुछ गलतियाँ हुई थी वो ये भी थी कि हमने कई बार ये नोटिस किया कि एक अगर बॉलर ने अच्छा कर दिया उसको दोबारा नहीं लेकर आए। एक दो फील्ड प्लेसमेंट्स की भी मेरे ख्याल में मामला थे। लेकिन जिन
जिन प्लेयर्स को आप मेरे ख्याल में ड्राफ्ट पर चूज़ कर लेते हैं, अगर आपकी टीम में ऑप्शंस ही बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं हैं, तो उनके लिए भी क्या सरफराज को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? इस पर मुझसे मैं और आप अभी बात कर लेते हैं, लेकिन आई हैव जस्ट बीन टोल्ड दैट आई हैव टू टेक अ ब्रेक। लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे तो इस मौजूद पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब अब ज़रा बात कर लेते हैं हम कि अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि एक ऐसी टीम के अगेंस्ट सीरीज़ खेल रहे, और ऐसे हमने देखा है कि माजी में भी होता रहा है कि जब कोई नई सीरीज़ ऐसी आ रही होती है उसमें नए प्लेयर्स को मौका दिया जाता है और टेस्ट किया जाता है कि भाई वो कितने पानी में है, और ऐसी ही खबरें अभी भी आ रही हैं। कल अब टीम की अनाउंसमेंट होनी है और जो बातें की जा रही है उस पर यही है कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं जैसे बाबर आजम भी हैं, हो सकता है उनको रेस्ट किया जाए, शादाब को रेस्ट करने की खबरें आ रही हैं, और नए प्लेयर्स जैसे साइम है, एहसान है, इनको मौका भी दिया जा सकता है, और शाहीन जो हैं मुमकिना तौर पर क़यादत कर रहे होंगे इस सीरीज़ में पाकिस्तान की। अब इन सारी बातों के बाद व्हाट डू यू फील अबाउट दीज चेंजेस दैट हैव टू बी मेड? अच्छा, अगर तो हम रेस्ट कराने जा रहे हैं सीनियर प्लेयर्स को, तो हमें उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। ये नहीं कि टीम अनाउंस करने से 1 घंटे पहले इन्फॉर्म करें। उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए क्योंकि एक अच्छी खासी टीम बनी हुई है। इवन मैं तो कहता हूँ अगर आप बिठाना भी चाह रहे हैं तो भी आप उन्हें पहले से बता दें कि जी हम ये देखना चाह रहे हैं, हम ये मुस्तक़बिल, जो भी आपकी सोच है। ये जो हम बग़ैर लड़कों को बताए बड़े डिसीजन ले लेते हैं ना, फिर उन लड़कों ने ही पाकिस्तान टीम के साथ बाकी फॉर्मेट में खेलना होता है, ये हम गलत करते हैं। सही, ये सही नहीं है। सही, अगर तो हम ये करना चाह रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर ऐसा नहीं होता और वही टीम अनाउंस होती तो उसकी तो मुझे ऐसा पॉसिबल नहीं था कि बग़ैर कप्तान से पूछे आप टीम बना देते, कि आपने बाबर से बात ही नहीं की और आप टीम अनाउंस करने जा रहे हैं। तो दोनों चीज़ों में मुझे कतई तौर पे इससे कोई वो नहीं कि आप एक नई टीम बनाएं जिसको रेस्ट कराने करें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको सीनियर प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। सही। हमने सरफराज के साथ भी ये देखा कि हमने टीम अपनी ख़राब की कि हमने सरफराज को बताया नहीं, बुलाया और उन्हें सारे फॉर्मेट से आउट कर दिया। सरफराज के साथ तो ज़्यादती हुई थी, हमने सरफराज को फॉर्मेट देखिए, ज़्यादती अगर बाबर के साथ भी आप बग़ैर देखिए, मैं बिल्कुल, मेरा ये ख्याल है कि अफगानिस्तान की टीम के अगेंस्ट आपको यंगस्टर खिला देने चाहिए। सही। लेकिन तरीका आपका कम्युनिकेशन का प्रॉपर होना चाहिए। आप उससे बात करें, इवन अगर उस पर वो ज़िद करे तो आप कह दें कि जी हम नए ओपनर ट्राई करना चाह रहे हैं, आप 4 नंबर पे खेलना चाहेंगे तो 4 नंबर पे खेलें। सही। तो भी आप आप रीज़न दे के आप सामने फेस करें ना आप। अगर फिर हो गई कि आप बाकी 2 फॉर्मेट में फिर वो दोबारा से एक सियासत पहले भी रही है, फिर शुरू हो जाएगी। राइट। हमें ना तरीका लोगों को बाहर करने का, बिठाने का ये आना चाहिए कि उनसे बात करके। हम हमेशा यही गलती करते आए हैं। लेट्स सी टीम के अनाउंस होती है। आज प्रेसर में शादाब से भी इसी किस्म की बात की गई थी। सवाल पूछा गया था कि आपको पता है कि टीम के कुछ नए प्लेयर्स आ रहे हैं, मुमकिन तौर पर आप भी रेस्ट कर सकते हैं, एंड ही वाज अनअवेयर, ही सेड सो, कि मैं अनअवेयर हूँ। वो बातचीत आपको सुनाते हैं, देन वी कैन कम बैक। ही सेइंग डेफिनेटली हमसे रब्ता तो होता, दैट मींस इट इज़ अ प्रैक्टिस, दे हैव बीन आस्क्ड एंड दे हैव बीन टोल्ड। नहीं, देखें, अब ये वही वाली बात है ना कि अब अगर कल टीम अनाउंस हो रही है उससे 1 घंटे पहले रब्ता कर लें और बता दें कि जी हम आपको बिठाने जा रहे हैं, राइट, वो भी सही नहीं होगा। राइट, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस में लेना होता है, राइट, कि जी हम ये कर रहे हैं, आप परेशान ना हो। इसके बाद न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ है, उसमें आप टीम में वापस आएंगे। सही। वरना फिर आप अगर हारते हैं या जीतते हैं, जो भी है, एक नया कप्तान आता है तो नाराज़गी ज़रूर होती है। या अगर आप नहीं समझते हैं इनमें से कोई फिट नहीं होता उस T20 फॉर्मेट में, तो बता दें कि जी आपको T20 फॉर्मेट में नहीं रख रहे, ड्रॉप कर रहे हैं। दोनों सूरत में आप बताएं, राइट। तो लेट्स सी क्या होता है। मेरे ख्याल में तो फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड स्टैट्स और सारी हकीकतों के साथ ये बात होनी चाहिए, ताकि आप कॉन्फिडेंस पे लेकर ये बात कर सकें, ताकि अगला बंदा नाराज़ तो हो लेकिन उसको जस्टिफाइड हो कि भाई ये अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अब इस सारे मामले पर साबिक चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने बोला है कि ऐसे कप्तान नहीं तब्दील किए जाते, और अगर आप इस तौर से कप्तान तब्दील करते हैं तो ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है वो ख़राब हो जाता है। माजी में भी इसी तरह की चीज़ें होती रही है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी लेट तक भी यही होता रहा है। रमीज़ राजा साहब खुद भी PCB के चेयरमैन थे, वो जब होने वाले थे उसके आसपास भी ऐसी चीज़ें हुई थी। सो बात ये है, ठीक है, उनकी ट्वीट, बट मेरा सवाल ये है कि हर कोई जब अपने दौर में आता है तो यही होता है, और फिर जब वो चला जाता है तो फिर वो तनकीद करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू आर गॉन
you need to just shut it for a while and let the things happen, क्योंकि कई बार जो बाहर के लोग होते हैं वो सिचुएशन को पोलिटिसाइज कर देते हैं, and this did feel to me like that. भाई एक तो 90s की क्रिकेट से हमारी जान छुड़ा दें। जब आपने फ़ायदा उठाना होता है तो 92 का वर्ल्ड कप होता है, जब कोई बुरी बात करनी होती तो भी 90s। लगता है कि 75 साल 70 साल जो क्रिकेट हुई है 90s के अलावा कोई क्रिकेट नहीं हुई। सही। जो आपने बात की, बहुत अच्छी बात की कि भाई जब आते हो ओहदे पे तब भी तो बात करा करो ना। आप चले गए हो, जाते ही आप ये जहन में क्यों डाल रहे हैं एक फॉर्मर क्रिकेटर और फॉर्मर चेयरमैन होते हुए कि जी आप ये कर रहे हैं, ये गलत करने जा रहे हैं, यूं करने जा रहे हैं। आप जब थे आपने बहुत सारी गलतियां की थी, इतनी सारी की थी कि आप हिसाब किताब उसका नहीं उतार सकते। तो खामोश होके बैठें, कैरेक्टर शो करें। आप बड़ा कहते हैं ना क्रिकेटर को चेयरमैन होना चाहिए, तो फिर जो चेयरमैन का कैरेक्टर है उसके मुताबिक बिहेव करें। जब आप उतर गए कुर्सी से, अजीब सी एक परेशानी है। सिर्फ ये परेशानी है कि क्योंकि मुझे हटा दिया गया है तो सिस्टम नहीं चलेगा, तो मैं कोई ना कोई ऐसी बात कर दूंगा। वो जब से उतरे हैं कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात कर रहे होते हैं। इस वक्त कोई तुक नहीं बनती थी ये जो उन्होंने ट्वीट किया था इनकी, क्योंकि ये ऑलरेडी उस पोजीशन पे रहे। बाकी कोई भी करे ना, हर किसी का एक होता है, क्योंकि आप कुर्सी पे बैठे तो कुर्सी की डिमांड होती है कि आप उससे उतर के आएँ, थोड़ा ख्याल करके चलें। राइट, डेफिनेटली। आई हैव अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग अबाउट लॉट ऑफ अदर थिंग्स के यही जो मामलात होते हैं, मुझे ऐसा लगता है टीम के जो प्लेयर्स होते हैं उसके अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। जो आपने बात करी कि आप किसी भी टीम के प्लेयर को कॉन्फिडेंस में रखें, अगर आप उसका नंबर चेंज करने जा रहे हैं, अगर कोई ऊपर आता है आप उसे नीचे लेकर आ रहे हैं, और फैक्ट्स एंड फिगर एंड स्टैट्स के साथ बात करें, क्लैरिफाई करें कि जी ये हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, और अगर हम ये करने जा रहे हैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि भाई आपकी कोई जगह ही नहीं है, बट वी डू थिंक दैट इन द बेटर benefit of the team this is supposed to be done, and if this doesn't work, you are a great star, you will come back and join. और मेरे ख्याल में ये तो हो गई, हमने पीसीबी के एंगल से बात कर ली, but you have to raise the character of your player as well, जो कि हमारे यहाँ नहीं हो पाता है। हम बहुत क्लिंगी हैं अपनी पोजीशंस को लेकर। प्लेयर्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये एक वो चीज़ है, एज लॉन्ग एज यू परफॉर्मिंग वेल यू आर देयर, बिकॉज आप एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं, और वो कॉज ये है कि आपकी टीम को आपकी प्रेजेंस की वजह से जीतना है, और आप परफॉर्म करेंगे तो आपकी टीम जीतेगी। देखिए आपने बहुत अच्छी बात की। एक तो सबसे बड़ी बात, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है ये सारी चीज़ें और कुछ भी ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। प्लस आपने देखिए ये जो बात है कि अगर आप ये हमारा क्राइटेरिया, इस पर जो भी फिट नहीं आएगा वो टीम में जगह नहीं बनेगी। लेकिन उसमें बदकिस्मती से होता ये कि हम क्राइटेरिया कुछ लोगों के लिए मुख्तलिफ रखते हैं, जिन्हें हमें अंदर करना होता है टीम के, उनके लिए उन्हें हम फिट कर लेते हैं। या तो हम भी फिर फेयर चलें कि अगर इन्हें रेस्ट करा रहे हैं और बाकी इसी किस्म का कोई स्ट्राइक रेट वाला है, फिर वो भी टीम में नहीं आएगा। तो हमें बड़ा फेयर सिलेक्शन करना है। अगर वो फेयर सिलेक्शन होती है तो आप पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा। आपका क्राइटेरिया, मैं सबसे कहता हूँ ना कि भाई जो बंदा भी रखने अपने क्राइटेरिया एक बना लें, उसके मुताबिक चले, आप पे कभी तनकीद नहीं होगी। आप जो चाहे करें, लेकिन ये नहीं होगा कि आपके लिए मुख्तलिफ है और मेरे लिए मुख्तलिफ। सेम क्राइटेरिया होगा उसमें। अगर आप फिट होती हैं तो आपकी जगह बनेगी, मैं फिट होता हूँ तो मेरी, और अगर हम दोनों नहीं है तो फिर दोनों नहीं होंगे। बट मेरे ख्याल में उसके अंदर सिस्टम में क्लैरिटी होगी तो फिर किसी के पास सवाल करने का मौका भी नहीं होगा। वेल, इसी के साथ मुझे करना है आज के शो का इख्तिताम। कल इन्हीं सारे मौज़ूआत पर हम और भी बात करने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच टुमारोज प्रोग्राम। कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, सी यू ओवरनाइट।